तो बच्चों यहाँ पे आज हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू बाउंडेड चार्ज। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर किसी एरिया को पास कर रही है, उसको कट करके उसमें से जा रही है, पास कर रही है, तो वहाँ पे फ्लक्स होता है। आज हम देखेंगे कि अगर कोई चार्ज बाउंडेड है, बाउंडेड का मतलब किसी बाउंड्री से घिरा हुआ है, चारों साइड से ऑल डायरेक्शन में वो घिरा हुआ है, बाउंडेड चार्ज है, तो वहाँ पे कैसे फ्लक्स होगा। तो हम देखते हैं फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू बाउंडेड चार्ज। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू बाउंडेड चार्ज, ड्यू टू बाउंडेड चार्ज। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक चार्ज है Q और ये एक बाउंड्री है ऐसे। ये दिखने में तो स्फेरिक सर्कल लग रहा है, बट ये है स्फीयर, ये है स्फीयर। स्फीयर होगा तो क्या होगा, वो चारों साइड से बाउंड्री बनाएगा, यानी ये चार्ज पूरी तरीके से एक कवर्ड है, यानी इस पूरी बाउंड्री से कवर्ड है। सर्कल नहीं है, ये एक स्फीयर है, स्फीयर। तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पे कहीं फ्लक्स होगा, वो कैसे होगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। चलो इसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं। तो यहाँ से इस चार्ज की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर जाती हुई दिखाई पड़ेंगी, ऐसे ऐसे। अगर नेगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर आती हुई बनती हैं, ऐसे कुछ। तो यहाँ पे अगर हमने प्लस लिया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से बाहर जाती हुई ऐसे ऐसे, ढेर सारी बल्क में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे बाहर जाती हुई दिखाई पड़ी, ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमने यहाँ पे वेक्टर लगाया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये जो बाउंड्री को यहाँ पे पास कर रही है, यानी कि इसको कट कर रही है, क्रॉस कर रही है। तो ये, इसको हम मान लेते हैं कि वेरी स्मॉल एरिया, वेरी स्मॉल एरिया डी ए। नॉर्मली जो स्मॉल डी होता है ये डेरिवेटिव ऑफ एरिया होता है। डेरिवेटिव ये बताता है, जैसे कोई भी पर्टिकुलर डिस्टेंस मान लेते हैं, ये है डिस्टेंस एक्स, तो वेरी स्मॉल डिस्टेंस को लिखेंगे डी एक्स, यानी कि ये जो बताता है ये एक डेरिवेटिव पार्ट है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स। ये डेरिवेटिव ये बताता है कि वो कितना स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। उसी तरीके से अगर एरिया में हमने ये डी लगा दिया तो ये बताएगा कि कितना स्मॉल एरिया, यानी कि केवल हम ये एक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, हो सकता है इस छोटे से एरिया में ढेर सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आ रही होंगी, बहुत ढेर सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस छोटे से एरिया में आ रही होंगी, जो कि इस एरिया को क्रॉस करते हुए पास जा रहे हैं। आप यहाँ पे देखोगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस एरिया को क्रॉस करते हुए जा रही है। इट मीन्स यहाँ पे एक एरिया को क्रॉस कर रही इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फ्लक्स होगा। जैसे इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी एरिया को पास करती है, कट करके पास करती है, तो वहाँ पे फ्लक्स होगा। कट करना, और अगर कट करके नहीं हो रही है, टच करते हुए जा रही है, तो वहाँ पे कोई फ्लक्स नहीं होगा। तो यहाँ पे देखा जाए जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं इसकी वजह से उस एरिया को तो क्रॉस करना ही पड़ेगा उसको, तभी तो बाहर जा पाएगी, यानी कि एरिया इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखा जाए तो यहाँ पे, अच्छा, इस एरिया को हम लेंगे, सपोज दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ भी आ रही हैं, कैसे भी आ रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये हो गए और इसकी एरिया को हम मानेंगे डी ए। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्लक्स। यहाँ पे क्या होगा, फ्लक्स। यहाँ पे क्या होगा, फ्लक्स ई डॉट डी ए। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका स्केलर विथ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को बोलते हैं फ्लक्स। अब ये फ्लक्स कैसा होगा, बहुत ज़्यादा होगा या बहुत छोटा होगा। क्योंकि बहुत छोटा होगा इसलिए क्योंकि बहुत स्मॉल एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे डी फाइव। क्या होगा ये, डी फाइव। अगर हम एरिया को मैक्सिमम कर दें, इस पूरे एरिया को मैक्सिमम कर दें, तो फ्लक्स भी हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। एरिया को अगर हम मैक्सिमम कर देते हैं तो ये पूरा फ्लक्स कितना हो जाएगा, ये भी मैक्सिमम हो जाएगा। एरिया कितना मैक्सिमाइज हो सकता है, हमने एक छोटा सा एरिया लिया है, एक छोटा सा एरिया। सपोज दैट एक बैलून है, बैलून में हवा डालोगे पूरा एकदम बड़े बैलून की तरह दिखने लगेगा।
और वो उसका जो सरफेस एरिया है बैलून का, छोटा सा एरिया, वो मैक्सिमम कितना मैक्सिमाइज हो सकता है, उसको मैक्सिमाइज अगर करना है तो देखा जाए तो जितना बड़ा बैलून होगा, जितना बड़ा पूरा स्फेयर बनेगा, उसका पूरा सरफेस एरिया ही उसकी मैक्सिमम एरिया होगा। तो इस पूरे सरफेस का जो मैक्सिमम एरिया होगा वो होगा एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। अगर इसका रेडियस r हम मान लेते हैं तो ये रेडियस r है, तो इसका पूरा सरफेस एरिया कितना जाएगा, 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई r स्क्वायर। तो देखा जाए तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। अच्छा चलो पहले तो हम यहाँ पे देखेंगे, इसको मैक्सिमाइज कर देते हैं। ई इंटू एरिया इंटू कॉस, मैंने बताया था कि जब डॉट प्रोडक्ट कटेगा तो क्या आएगा, कॉस थीटा, जहाँ पे थीटा किसके बीच में एंगल होगा, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। तो यहाँ पे देखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रही है, और इस एरिया को क्रॉस करे तो ये भी एरिया बाहर ही आएगा परपेंडिकुलर आउटवर्ड, डी ए। यानी कि दोनों के बीच में एंगल कितना होगा यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। अब हम यहाँ पे देखेंगे ई डी ए कॉस जीरो की वैल्यू 1, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1, तो यहाँ पे ये 1 हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे T5, अगर हम यहाँ पे देखेंगे इसको मैक्सिमाइज करना है, इसको मैक्सिमाइज अगर करेंगे तो ये भी मैक्सिमाइज हो जाएगा। मैक्सिमाइज करने के लिए एक साइन लगाते हैं जिसे बोलते हैं इंटीग्रेशन। मैक्सिमाइज करने के लिए हम लगाते हैं एक साइन जिसे बोलते हैं इंटीग्रेशन, इसका नाम है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स में पढ़ोगे आप लोग। इंटीग्रेशन का मतलब होता है किसी भी छोटी चीज़, कोई भी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल में है तो उसको मैक्सिमम उसकी, चाहे लेंथ हो, चाहे एरिया हो, चाहे वॉल्यूम हो, कहाँ तक हम उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इसी तरीके से ये होगा D5। अब D5 का जो इंटीग्रेशन होगा वो पूरी फुल मैक्सिमम फाई आ जाएगा, तो फाई लिखेंगे यहाँ पे, E इंटू एरिया कितना हो जाएगा A। अब यहाँ पे E इंटू एरिया क्या होगा, 4 पाई r स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, इस पॉइंट पे चार्ज यहाँ है। अब इस चार्ज यहाँ अगर है Q, तो यहाँ से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर इंटू 4 पाई r स्क्वायर, इंटू 4 पाई r स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पे बन के आ गया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आया है फ्लक्स। यहाँ पे फ्लक्स क्या बन के आया है, तो फ्लक्स है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कैसा चार्ज है, ये कौन सा चार्ज है, जो चार्ज बाउंड्री के अंदर बाउंडेड है, सरफेस एरिया से बाउंडेड है, वो चार्ज अपॉन एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन ये है कि जहाँ पे ये चार्ज क्यू रखा है, जहाँ पे ये चार्ज क्यू रखा है वहाँ पे मीडियम क्या है, वहाँ पे मीडियम क्या है। यहाँ पे मीडियम कुछ नहीं है तो एयर हम मानेंगे, और एयर का जो परमिटिविटी है वो एप्सिलॉन नॉट होता है, इसीलिए क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये देखना है कि अगर कोई चार्ज पूरी बाउंड्री से बाउंडेड है चारों साइड से, और जिस मीडियम में रखा है उसकी परमिटिविटी से हम उसको डिवाइड कर लेंगे चार्ज को, तो फ्लक्स आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू बाउंडेड चार्ज। ये चार्ज हमारा बाउंडेड है, आप यहाँ पे लिख भी सकते हो कि बाउंडेड चार्ज। इसको मैं हटा रहा हूँ। तो फ्लक्स की वैल्यू जो आएगी क्यू बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू बाउंडेड का मतलब, ये बाउंड का मतलब बाउंडेड चार्ज, तो जो क्यू है यहाँ पे होता है बाउंडेड चार्ज। बाउंडेड चार्ज यानी पूरी बाउंड्री से वो घिरा होना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान रखा। जो चार्ज बाउंड्री के बाहर होगा वो वहाँ पे कोई फ्लक्स नहीं होगा उस चार्ज की वजह से। इसको मैं मिटा रहा हूँ और इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ये है Q1, Q2, Q3,
Q4 Q5। ये पूरा सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल है, सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल, जिसमें फाइव चार्जेस हैं। देयर आर फाइव चार्जेस इन अ सिस्टम। तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है फाई नेट नेट फ्लक्स क्या होगा, इन सभी चार्जेस की वजह से फ्लक्स क्या होगा, इन सभी चार्जेस की वजह से क्या होगा, फ्लक्स। अच्छा, यहाँ पे रखा कहाँ गया है, कुछ नहीं दिया है, तो सपोज दैट ये एयर होगा, बाउंड्री के अंदर हवा है, हवा के अंदर, और बाउंड्री के बाहर भी हवा है, यहाँ पे भी एयर है। तो ये बताना होगा कि इसके वजह से फ्लक्स क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे, फ्लक्स होता है क्यू बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू बाउंड का मतलब बाउंडेड चार्ज, क्यू बाउंड का मतलब बाउंडेड चार्ज। तो जो बाउंड्री के अंदर है, टोटल बाउंड्री के अंदर कितने चार्जेस हैं, Q1 प्लस Q2 प्लस Q5 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एयर की परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट होती है। इन दोनों की वजह से क्यों नहीं होगा फ्लक्स, क्योंकि ये बाउंडेड नहीं है, बाउंड्री के अंदर नहीं है, तो इनकी वजह से कोई चार्जेस नहीं होगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q5 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। ये होगा फ्लक्स, ये होगा फ्लक्स। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम का स्क्वायर, ये इसकी यूनिट लिखना मत भूलना, यूनिट भी लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसकी साइड है ए ए ए। ठीक है, यहाँ पे एक चार्ज है, प्रॉपर चार्ज एसएल का है Q1, यहाँ पे है Q, सारे के सारे चार्ज हम इक्वल ले रहे हैं Q। सभी कॉर्नर पे क्या रखे हैं, चार्ज Q Q Q, एक चार्ज एक चार्ज एक चार्ज, यानी कि टोटल 3 चार्जेस हैं तीनों कॉर्नर पे, तीनों कॉर्नर पे, है ना। तो यहाँ पे होगा फ्लक्स। अच्छा, मीडियम यहाँ पे हम एयर का लेते हैं, और यहाँ पे भी एयर है। तो फाइंड द फ्लक्स, फ्लक्स यानी कि फाइंड नेट, क्या होगा इसकी वजह से फ्लक्स, पूरे सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल की वजह से फ्लक्स फाइंड आउट करना है। फाइंड द चार्ज ड्यू टू दिस चार्ज सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो सबसे पहले यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जो फाई की वैल्यू होती है क्यू बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बाउंडेड चार्ज दिख रहा है, बाउंडेड चार्ज, इस बाउंड्री के अंदर कितने चार्ज हैं, इस बाउंड्री के अंदर टोटल कितने चार्ज हैं। देखा जाए तो अगर ये कॉर्नर है एक, इस कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे एक चार्ज क्यू है, तो ये बाउंड्री के अंदर कितना पार्ट है, ये वाला चार्ज, ये यहाँ पे बाउंड्री के अंदर कितना है, ये तो बाहर हो गया, ये वाला पार्ट बाउंड्री से बाहर हो गया, तो ये बाउंडेड चार्ज नहीं है। बट ये जो है, ये पार्ट, टोटल क्यू का कितना पार्ट इस बाउंड्री के अंदर है, ये वाला पार्ट, और यहाँ पे ये वाला, ये सब, ये जो अंदर है, ये कितना पार्ट बाउंड्री के अंदर है, वो निकालना पड़ेगा। और वो टोटल चार्ज यहाँ पे रखेंगे बाई एप्सिलॉन नॉट, ये होगा आंसर। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे निकलेगा ये। तो कितना पार्ट है ये टोटल चार्ज क्यू है, ये बाउंड्री के अंदर कितना पार्ट है और बाउंड्री के बाहर कितना पार्ट है, एक निकाल लेंगे तो तीनों में सेम ऐसे ही होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि टोटल एंगल यहाँ पे कितना बन रहा है। टोटल एंगल बन रहा है, इक्विलेटरल एंगल है तो 60 डिग्री बन रहा है। और पूरा पूरा राउंड कितना होगा, ये पूरा 360, 360 का कितना पार्ट 60 डिग्री है, यानी कि 60 डिवाइड बाई 360, टोटल 360 में से 60 पार्ट कवर्ड है, इट मीन्स 1/6 टाइम्स, यानी कि टोटल चार्ज का जो होगा 1/6 पार्ट अंदर होगा। टोटल चार्ज का 1/6 बाउंड्री के अंदर होगा और 5/6 बाहर होगा, यानी कि ये पूरा अगर चार्ज Q है तो यहाँ पे Q/6 बाउंड्री के अंदर होगा और यहाँ पे होगा 5Q/6 बाहर होगा, दोनों को जोड़ोगे तो Q आ जाएगा। तो
तो एक चार्ज की वजह से अगर Q/6 हो गया, Q/6 यहाँ पे भी आएगा अंदर, और यहाँ पे भी होगा Q/6 अंदर, तो टोटल कितना चार्ज बाउंडेड है? तो टोटल चार्ज जो बाउंडेड है Q/6 प्लस Q/6 प्लस Q/6 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, 3 टाइम्स Q/6 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, 3 2 जा 6 यानी कि Q/2 एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया आपका आंसर। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो फ्लक्स बनेगा वो Q/2 एप्सिलॉन नॉट। इसी डायमेंशन को हम चेंज कर सकते हैं, स्क्वायर भी कर सकते हैं। आइए हम यहाँ पे स्क्वायर देख लेते हैं, फिर सॉरी स्क्वायर हो गया, फिर पेंटागोन हो गया, हेक्सागोन हो गया। ऐसे कोई भी वक्त आपको निकालना है कि कितना पार्ट अंदर है बाउंड्री के। अगर हम यहाँ पे लेंगे एक स्क्वायर हम लेते हैं यहाँ पे, ये है स्क्वायर, साइड ए, यहाँ पे भी चार्ज इक्वल है सब जगह, क्यू क्यू है, ये सारे चार्ज क्यू हैं, ये ऑल चार्ज सेम है। तो आपको ये निकालना है कितना चार्ज, कितना पार्ट अंदर है बाउंड्री के अंदर कितना पार्ट है। तो देखा जाए तो एंगल से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर में ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री और ये पूरा बन रहा है 360 डिवाइड बाई यहाँ पे, सॉरी 90 डिवाइड बाई 360, क्योंकि 360 में 90 पार्ट यहाँ पे है, तो कितना पार्ट आ गया 1/4 टाइम्स, यानी कि जो अंदर है वो कितना पार्ट होगा Q/4। इस तरीके से हम निकालेंगे टोटल चार्ज का 1/4 जो होगा अंदर होगा और 3/4 बाहर होगा, 3/4 बाहर होगा और 1/4 अंदर होगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे भी Q/4 होगा, यहाँ पे भी Q/4 होगा, यहाँ पे भी Q/4 होगा। तो फ्लक्स क्या होगा यहाँ पे, फाइनेट Q बाउंड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और टोटल चार्ज कितना है यहाँ पे Q/4 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 Q/4, सबको जोड़ोगे यानी 4 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई बाई 4 कर लो, डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। 4 से 4 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा आपका Q/एप्सिलॉन नॉट। अब आप ये देखोगे कि टोटल चार्ज डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट 1, तो देखा जाए यहाँ पे है Q/4 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 Q/4, 4 टाइम्स करोगे तो टोटल चार्ज Q, यानी कि एक पूरा का पूरा चार्ज बाउंड्री के अंदर कंसीडर किया जाएगा। अच्छा, सबसे बढ़िया चीज़, आइए हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जो कि अगर हमारे पास पेंटागोन है और सेम क्वेश्चन है पेंटागोन में, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके बीच में क्या बनेगा एंगल वगैरह। क्वेश्चन नंबर 4, पेंटागोन। ये 1 2 3 4 5, ठीक है। अब सारे इक्वल साइज हैं, यहाँ पे दिख रहा होगा थोड़ा सा कम ज़्यादा, बट ऑल साइड आर इक्वल। ये है Q, ये है Q, ये है Q, सब जगह सेम चार्ज है Q Q Q। आपको ये पता करना है कि ये कितना पार्ट अंदर है और कितना पार्ट बाहर है। तो बाहर वाले को छोड़ देंगे, जितना पार्ट अंदर होगा उतना ले लेंगे और मल्टीप्लाई बाई 1 2 3 4 5 से कर लेंगे, तो टोटल चार्ज बाउंड्री के अंदर माना जाएगा। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले ये कितना एंगल बनेगा टोटल। वैसे भी एक फार्मूला होता है ना कि एंगल जो बनता है n-2 इंटू 180, n-2 इंटू 180, ये थीटा एंगल बनता है इनसाइड द वन एंगल, जो भी होता है कोई भी डायमेंशन हो। अगर यहाँ पे ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल होगा इक्विलेटरल, तो इनके बीच में कितना एंगल बनेगा 3 - 2 1 180, तो इन सब का सम 180 हो जाएगा। अगर स्क्वायर होगा तो इन सब का सम कितना होगा, स्क्वायर नहीं कोई भी कर लेते हैं, तो यहाँ पे 4 माइनस, अच्छा यहाँ पे n क्या होगा, n इज नंबर ऑफ साइड्स,
तो 4 में लेंगे तो यहाँ पे 4 माइनस 2 इंटू 180, तो 2 इंटू 180 मीन्स 360, तो इसमें 360 पूरे एंगल का सम अंदर में 360 होगा। यहाँ पे तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। उसी तरीके से अगर हम पेंटागन बनाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू, तो 5 माइनस 2 इंटू करेंगे तो 5 माइनस 2 इंटू 180 करेंगे, ये हो जाएगा 3 इंटू 180 यानी कि 540। तो इन सब का सम जो होगा, वो होगा 540 डिग्री। 540 टोटल सम होगा, इसका सम, इसका सम, ये सम, अंदर वाले सारे एंगल का सम जो होगा 540। तो पर्टिकुलर किसी एक एंगल का कितना होगा 540 डिवाइड बाई 5, तो ये कितना हो जाएगा, 5 वन जा 5, 108। ये एंगल बन रहा है 108, 108 डिग्री का एंगल बन रहा है ईच, 108 डिग्री बनेगा ईच एंगल, ये सारे सारे 108 एंगल बनेगा। और टोटल कितना है 360, टोटल कितना है 360, तो 108 डिवाइड बटे 360 इंटू चार्ज क्यू, ये कितना पार्ट आ जाएगा, इसको डिवाइड करने के बाद कितना मिलेगा 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 से 28, 4 9 से 3 90 डिग्री, 3 से काटो 3 9 से 27, 3, ठीक है, अगेन 3 10 3, तो ये बचेगा 3 क्यू/10, 3 क्यू/10 यानी कि जो ये पार्ट है वो 3/10 टाइम्स क्यू एक होगा, 3 क्यू/10 यानी इतना पार्ट अंदर होगा। टोटल कितना है क्यू और कितना अंदर है, 3 क्यू/10, ये पार्ट ये है अंदर है। तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, 1 2 3 4 5, अब इसमें से मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो उतना टोटल चार्ज बाउंडेड होगा, उतना टोटल चार्ज बाउंडेड होगा। तो हम यहाँ पे हमारे पास बाउंडेड चार्ज तो मिल गया है, बाउंडेड चार्ज हमारे पास मिल गया है 3/10 इंटू क्यू इंटू टोटल कितने हैं 5, 5 2 जा करेंगे यहाँ पे 3/2 टाइम्स क्यू, ये हो गया टोटल क्यू बाउंडेड चार्ज। अब हम निकालेंगे फ्लक्स, फाई क्या होगा, बाउंडेड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे हो जाएगा 3/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, ये हुआ आंसर। इस तरीके से हम निकालते हैं